हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और घर बैठे इस लॉकडाउन की अवधि में आप पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूं जीएस का क्लास और आप हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हुए देखे होंगे। अब तक कुछ वीडियोज़ इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के डाले गए हैं जिसमें मैं पढ़ाता नज़र आपको आ रहा होऊंगा। लेकिन आज जो विषय आपके लिए जो लेकर मैं आया हूँ वो इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है। आइए पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी हम जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीति विज्ञान की शुरुआत कब हुई, इस विषय के जनक कौन हैं, भारत में राजनीति विज्ञान की शुरुआत कब और कैसे मानी जाती है, इन तमाम पहलुओं की हम परिचय लेंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो बेसिक चीज़ें जो होती है राजनीति विज्ञान की वो हम बताएंगे। इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं वो बताएंगे, इसके कौन कौन से चैप्टर हैं वो जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं वैसे चैप्टर का नाम हम बताएंगे। तो आइए इकोनॉमिक्स की जगह आज हम पॉलिटिकल साइंस को शुरू कर रहे हैं, है ना। और फिर इकोनॉमिक्स भी आपके लिए हमेशा हम सेवा देते रहेंगे, उस विषय को भी पढ़ाएंगे। आज पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें छात्रों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। जो छात्र अब तक मेरे नाम से वाकिफ़ ना होंगे वो आज मेरा परिचय जान लें। मेरा नाम चंदन शर्मा है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और चिरैया ब्लॉक में मैं एक रामपुर मिडिल स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, वहाँ मैं पोस्टेड हूँ। साथ ही साथ मुथियारी में रह करके आप लोगों की सेवा में मैं हमेशा जीएस का क्लास लेता हूँ। तो आज पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। रूल है कि किसी भी विषय में किसी भी पार्ट से संबंधित जब नया चीज़ हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी होती है ताकि उस रेफरेंस में हम आगे बात कर सकें। तो आज का जैसा कि विषय है पॉलिटिकल साइंस, इसको हम शॉर्टकट में पॉलिटी भी कहते हैं और इसे हिंदी में पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है, राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है और इसको राज व्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं राजनीति शास्त्र है क्या। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र यहाँ जैसे कि आप लोगों के बोर्ड पर लिखा होगा, देख रहे होंगे राजनीति शास्त्र। इसकी परिभाषा है कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है, राजनीति शास्त्र को यहाँ पर विज्ञान के रूप में देखा गया है। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान होना, किसी विषय का एक क्रमिक और सिलसिलेवार तरीके से ज्ञान होना जो समय समय पर अपडेट हो और उसमें नए नए चीज़ें जोड़ी जा सके। तो वो विशेष ज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो राजनीति शास्त्र को विज्ञान कहा गया। राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो किसी मानव के, है ना, जो किसी मानव के एक सामाजिक और राजनैतिक प्राणी होने के नाते, है ना, एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित केंद्र, राज्य, संस्था या विभिन्न प्रकार की निकायों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान एक ऐसी शास्त्र है, एक ऐसी विषय है जिसके अंतर्गत मनुष्य का कार्य जिससे भी संबंधित हो, मतलब उसके राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। जैसे एक भारतीय नागरिक को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, मतलब राजनीतिक अधिकार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज का एक हिस्सा है। तो ये सामाजिक प्राणी होने का मतलब समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, समाज से कैसे इसकी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानव के कर्तव्य और अधिकारों को का भी अध्ययन ये राजनीति विज्ञान करता है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य में हमें राजनीतिक अधिकार क्या मिला हुआ है, वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है ना, ये सब जो भी अधिकार है, कर्तव्य हैं, तो ये राजनीतिक चीज़ें हो गई जो राजनीति से एक मनुष्य को जोड़ती है। तो उन चीज़ों का भी हमें इस विषय में अध्ययन का मौका मिलता है। तो समझ में आ गई बातें कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखने में आ रही होंगी, राजनीतिक, तो हम आगे बात करेंगे राजनीतिक किसे कहते हैं, सामाजिक क्या है, इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है राज्य क्या है, राज्य के किसी भी स्थान को राज्य होने के लिए कौन सी शर्तें, जो 4 शर्तें गार्डनर महोदय ने बताई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
और सरकार किसे कहते हैं? सरकार जो होती है, गवर्नमेंट किसी भी राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? क्या बगैर सरकार के कोई शासन चल सकता है? ऐतिहासिक दृष्टि से सरकार का अस्तित्व कब आया और सरकार आज के आधुनिक युग में कितना मददगार साबित होता है ना? जनसंख्या को जो है कि इस पूरे आबादी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये तो परिभाषा हुआ शॉर्टकट में। अब इससे आगे हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक चिंतन का मतलब किसी बड़े विषय पर डिसीजन लेना, उसके बारे में कोई एक मानक राय बनाना, है ना, वो होता है चिंतन करना। राजनीतिक सिद्धांत, हर राजनीति की अपनी एक सिद्धांत होता है, तौर तरीका होता है। राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत संरचनात्मक ढांचा किसी भी देश की, और तुलनात्मक राजनीति भी की जाती है। मतलब राजनीति विज्ञान में हम तुलनात्मक राजनीति का भी अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है भारत की शासन व्यवस्था से कैसे भिन्न है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था भारत की शासन व्यवस्था से किस तरह दोनों में समानता है और किस तरह विषमता है। यानी ये तुलनात्मक अध्ययन जो किया जाता है राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो तुलनात्मक राजनीति भी पढ़ना है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ना है कि स्थानीय शासन, सरकार, ये सब के बारे में, है ना। कानून किसे कहते हैं, हमारे लिए कानून कितना ज़रूरी है, किसी भी देश राज्य के लिए कानून, एक सख्त कानून, एक अच्छे कानून की आवश्यकता क्यों और कैसे होती है ना। कानून की बनने की प्रक्रिया हमारे संसद में कैसे है, इसके बारे में। संगठन, किसी भी प्रकार की संगठन हो, चाहे वह संवैधानिक संगठन, गैर संवैधानिक संगठन, सरकारी, गैर सरकारी, अनेक प्रकार की संगठनें होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम किस विषय में पढ़ते हैं? राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया राजनीतिक शास्त्र क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। अब आपको हम बताते हैं राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है। राजनीतिक शास्त्र जो है कि यह बहुत पुराना विषय है, अति प्राचीन है। इसका लगाव आज से और कुछ 100 सालों से नहीं है, हजारों साल पुराना इसका कालक्रम है। रामायण और महाभारत के काल के समय से राजनीति का जो है कि चला आ रहा है, इसका लगाव है। क्योंकि जिस तरह टीवी पर रामायण प्रदर्शित हो रहा है, उस रामायण में आप लोग देखेंगे त्रेता युग में भगवान राम ने राजनीति के किन सिद्धांतों को और किन मापदंडों को व्यक्त किया है, जो आज के इस युग में भी हजारों साल पहले जिस सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित भगवान राम ने किया था। भगवान राम यहाँ धार्मिक रूप से हम नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक महापुरुष की दृष्टि से आप देखें कि भगवान राम जिन्होंने ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे मापदंडों को उन्होंने स्थापित कर दिया से हजारों साल पहले, जो सिद्धांत और जो मापदंड आज के युग में भी अनुकरणीय हैं। क्योंकि आज के भी युग में देखते होंगे बड़े बड़े नेता जब चुनावी प्रचार करते हैं तो एक शब्द जरूर आप सुनते होंगे, हम जब जीतेंगे तो हमारे राज्य में राम राज्य की स्थापना होगी। राम राज्य जो शब्द है वो त्रेता युग से आया है। तो राजनीति की कड़ियाँ जो है त्रेता युग से जुड़ी हुई है। महाभारत के युग में भी किस तरह चौसर के खेल में पांडव और कौरव के बीच जब खेल होता है, जिसमें राजनीतियाँ होती है, और राजनीति के तहत कौरव जो है अपना कल, बल, छल, इन सभी चीज़ों का, छल प्रपंच सबका उपयोग करके चौसर के खेल में पांडव को मात देता है ना, दुर्योधन, और किस तरह चीरहरण किया जाता है। तो ये सारी घटनाएं और ये सारी जो संदर्भ है, ये पूरी राजनीति से ओतप्रोत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए ये कि राजनीतिक शास्त्र कोई आज का विषय नहीं है, कोई अभी थोड़े ही दिन पहले इसकी शुरुआत हुई, ऐसी बात नहीं है, बहुत पुराना है। अब आपको हम बता दें कि राजनीतिक शास्त्र का जो ऑफिशियली जो जनक माना जाता है, ये अरस्तु को माना जाता है। क्योंकि अरिस्टोटिल, जिनका इंग्लिश में नाम लिखा था अरिस्टोटिल और उनको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, अरस्तु महोदय जो है कि राजनीतिक शास्त्र के पितामह भी कहे जाते हैं, जनक भी कहे जाते हैं। और भारत के राजनीतिक विज्ञान के जो जनक हैं उनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य जो हमने पिछले सेशन में क्लास में आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में बताए होंगे, आप लोगों में बहुत सारे छात्र हमारी जो इकोनॉमिक्स के क्लास वाले वीडियोस देखे होंगे जिसमें चाणक्य का हम वर्णन किए हैं। तो चाणक्य महोदय ने आज से 2400 साल पहले यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक जो इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से नहीं है,
बल्कि यह अर्थशास्त्र पूर्णतः राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है, अर्थशास्त्र में हमने आपको उस वीडियो में भी बताया था, नहीं देखे होंगे तो उसे देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि किसी राजा को राज्य की भलाई के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, किसी राजा को अच्छे राजा बनने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, मतलब राजा को राज्य कैसे करना चाहिए, प्रशासन को कैसे बढ़िया प्रशासन दे, इसके लिए जो तमाम उपाय बताए गए हैं और व्यवस्थाएं की गई है, राज्य की उन्नति के लिए कौन से कार्य किए जाएं, वो सारी चीज़ इस अर्थशास्त्र में हमको मिलता है। तो समझिए कि राजनीतिक विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का तार इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से भी जुड़ा हुआ है, जो आज से 2400 वर्ष पहले इस किताब की रचना हुई थी। चाणक्य ने की थी, कौटिल्य, इनका एक तीसरा नाम है विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, वित्त मंत्री माने जाते हैं। और तो ये राजनीतिक शास्त्र का ऐतिहासिक रेफरेंस था, इसकी परिभाषा, इसके विषय क्षेत्र हैं। अब हम आपको बताते हैं, चलिए राजनीति शब्द का अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं। परिभाषा आपने देखा, राजनीति शब्द को जब दो भाग में हम बांटते हैं तो पहला बनता है राज और दूसरा बनता है नीति। राज का मतलब आप लोग जानते ही हैं, राज का मतलब राजा, शासन करने वाला, शासक, है ना, वो व्यक्ति जो राज करने के लिए नियुक्त किया गया हो, चयनित किया गया हो, चाहे वोट के द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार से, एक ऐसे व्यक्ति हो जो जिसके हाथ में प्रशासन की देखरेख की जिम्मेवारी होती है, बागडोर होती है, ऐसे व्यक्ति को राज कहा गया है। इसी शब्द से राजनयन, राजनेता, राजनयिक, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो राज का मतलब यहाँ राजनीति में जो ये पहला वाला शब्द हिस्सा है राज, इसका मतलब होता है शासक, इसका मतलब होता है राजा। और नीति का मतलब क्या होता है? अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसका सही अर्थ समझने के लिए ध्यान से सुनिए। नीति का मतलब होता है उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित कार्य करने की जो कला होती है, उसको हम नीति कहते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण और सार्थक शब्द है नीति। चलिए इसको हम लिख देते हैं, उचित समय, उचित स्थान और उचित समय, उचित स्थान और उचित कार्य करने की कला को हम क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज और नीति। राज का मतलब होता है शासक, शासक कहिए, राजा कहिए, ये राजनेता कहिए, है ना। तो ये हो गया। नीति का मतलब उचित समय, उचित स्थान और उचित कार्य करने के लिए जो कला निर्धारित होती है, या जो कला जो चुनी गई होती है, उसको हम नीति कहते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग नीति होता है। तो ये राजनीति का अब सम्मिलित अर्थ देखिए कि शासक और राजा के द्वारा अपनाई गई वैसी नीति जो अपने प्रजा, अपने जो जनता है, उसकी देख रेख के लिए, उसकी उन्नति, उसके कल्याण के लिए उचित समय, उचित स्थान पर उचित निर्णय लिया गया जो स्थिति होता है, उसी को हम राजनीति कहते हैं। तो राजनीति का मतलब आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ये राजनीति की ही अतिवादी एक स्वरूप देखने को मिलता है, जिसे हम कूटनीति कहते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश में राजनीति को पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स, है ना। और एक इसी से शब्द बनता है कूटनीति, कूटनीति। अब यहाँ पर आप लोग रीजनिंग जरूर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, उसमें कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर पढ़ना है जिसमें कूट भाषा का पढ़ना होता है। कोई ऐसे शब्द होते हैं, कोई ऐसे बात होते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए एक रहस्यमयी संकेत, सिंबल या किस प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कूट भाषा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसी नीति जो कूट के समान हो, कूट का मतलब छुपी हुई हो, राज हो, वैसे नीति को कूटनीति कहते हैं। कूटनीति का सही अर्थ हम आपको बता दें। कूटनीति का मतलब सही अर्थ क्या होता है कि सामने वाले को उसका अपना लाभ दिखाकर हमें अपना फायदा ले लेने की जो कला होती है, उसको हम कूटनीति कहते हैं। मतलब प्रतिद्वंदी देश कहिए, राज्य कहिए, व्यक्ति कहिए, जब दो संस्थाओं, दो व्यक्ति, दो राष्ट्रों के बीच जब किसी चीज़ की डील होती है, बातचीत होती है, तो उसमें जब दाव पेच रख करके अपनाई जाने वाली जो नीति होती है, उसे हम कूटनीति कहते हैं। तो ये राजनीति तो विशुद्ध चीज़ें होती है, इसमें छल प्रपंच तो नहीं होता है, या होता होगा, जितनी आवश्यकता होती है उतनी तो होनी ही चाहिए।
चाहिए, है ना, एकदम विशुद्धता भी रहना ठीक नहीं है। लेकिन कूटनीति में छल बल कल बुद्धि व्यवहार कुशलता हर वो चीज़ें होती है दाव पेच, जिसके तहत प्रतिद्वंदी को या सामने वाले को परास्त करके अपना काम हम कैसे निकाल लें, ये जो कौशलता और ये जो व्यवहार होता है, आचरण, ये कूटनीति में होता है। इसको इंग्लिश में हम कूटनीति को डिप्लोमेसी कहते हैं, डिप्लोमेसी। और आज के युग में राजनीति का वर्चस्व जो है, वर्चस्व तो है ही, लेकिन इसके जगह पर कूटनीति का जो है विस्तार ज़्यादा हो रहा है। आज के युग में जो बड़े बड़े जो नेता है, जो राजनेता है, कल तक राजनेता शासन करने का काम करते थे, आज राजनेताओं का स्थान ये कूटनीतिज्ञों ने ले लिया है। बड़े बड़े डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो एक माने सही राजनेता को पछाड़ देने की क्षमता रखते हैं। मतलब इसकी परिभाषा में ही छुपा हुआ है कि सामने वाले को अपने दांव पेच और छल बल कल के द्वारा उसे हरा दिया जाए और अपना मतलब निकाल दिया जाए, अथवा उनके हित दिखा करके, उनका हित दिखाकर अपना मतलब निकाल लेना ही कूटनीति कहलाता है। ठीक है। और ये दो देशों के बीच, दो राष्ट्रों जंग में ऐसा होता है, राजनीति में कुर्सी पाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो ये कूटनीतिज्ञों को हमने देखा, राजनीति को भी। चलिए कूटनीति को जानने के लिए हम आपको थोड़ा सा और एक कहानी सुनाते हैं कूटनीति और राजनीति को डिफाइन करने के लिए। हमने थोड़ी देर पहले महाभारत का संदर्भ लिया, जिसमें दुर्योधन कौरव पक्ष से और इधर पांडव जो थे पांडव पक्ष से, दोनों के बीच चौसर का खेल हुआ, जिसमें राजनीति के चीज़ों का जो है कि गठजोड़ करके कौरवों ने पांडव को सब कुछ हरा दिया। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जुआ में जो है कि लगा दिया गया, दांव पर लगा दिया गया, लेकिन उसे भी हार जाना पड़ा पांडव को। तो ये छल बल कल ये सब तो राजनीति से जुड़ी हुई है। अब आइए कूटनीति से जुड़ी हुई क्या चीज़ है, इसको हम दिखाने के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, एक कहानी आपको बताते हैं। एक बार की बात है, किसी गाँव में बड़े बड़े पहलवानों का जमावड़ा लगा हुआ था, कुश्ती के लिए अखाड़ा लगा हुआ था। बहुत सारे लोग अखाड़े को देख रहे थे और उसमें जो पहलवान थे, जो दूर दराज से आए हुए थे, वो एक दूसरे से अपना लड़ाई कर रहे थे, करतब दिखा रहे थे, दाव पेच दिखा रहे थे। ठीक है। उसमें एक पहलवान, उस सभी पहलवानों में एक पहलवान ऐसा था, इतना ताकतवर था, इतना कुश्ती का और मल्ल युद्ध का बहुत सारे चीज़ों में वो निपुण था, इतना ताकतवर भी था कि उससे कोई भी पहलवान नहीं हरा पाता था। यहाँ तक कि 2-3 पहलवान भी मिलकर के उस पहलवान को हरा नहीं पाते थे। और वो पहलवान एकदम अपना सीना ठोकता था और जंघा ठोकता था और कहता था कि है कोई मर्द इस महफिल में जो हमसे पंजा लड़ाए। अब ये चुनौती कौन स्वीकार करे भाई? बड़े बड़े पहलवान जब नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आम जनता जो दर्शक के रूप में देख रही है वो कैसे उसको स्वीकार करे? तो उसमें एक बड़े चतुर व्यक्ति जो सेठ था, धनी व्यक्ति था, गांव का मध्यस्थ था भाई, उसी की अध्यक्षता में, उसी के देख रेख में वो पूरा प्रोग्राम चल रहा था, कुश्ती का युद्ध हो रहा था ना, और दूर दराज से लोग उन्हें देखने आए थे। तो वो सेठ को न रह पाए। वो सेठ जो है कि एकदम उछलते कूदते हुए अखाड़े में एकदम फान गए, कूद पड़े और कूदते हुए उन्होंने ललकारा उस पहलवान को, आओ मुझसे युद्ध करो। अब पहलवान उन्हें देख करके मुस्कुराया कि ये कौन सी बड़ी बला है, इनको तो मैं यूं निपट लूँगा, उनको सीधा पकड़ूंगा, अखाड़े से बाहर फेंक दूंगा। ठीक है। दोनों आजमाइश करने लगे, हाथ मिलाने के बाद दोनों लड़ने लगे। पहलवान तो भाई बहुत ताकतवर था, इसलिए वो निश्चिंत था कि जीत तो हमारी ही है। लेकिन जो सेठ था, साहूकार था, वो बड़ा भयभीत था कि कहीं हमारी हार न हो जाए भाई, अगर हार हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी और समाज में मैं क्या मुंह दिखाने के लायक रह जाऊंगा, यहाँ तो मेरा बहुत नाम है। तो उसने अपनी चाल चली और एक उपाय सोचा, युक्ति सोचा। उसने क्या किया, पहलवान के कान में उस तरह लड़ाई करते हुए, हाथ पकड़े हुए जब लड़ रहा था दोनों एक दूसरे से, तो पहलवान के कान में आराम से कहता है, सुनो, तुमको एक युद्ध करने पर कितना लड़ाई मिलता है, एक कुश्ती करने में कितना पैसा मिलता है? तो उसने कहा बस 1000, 500, 2000, 5000 जो भी एक रकम था निश्चित, उसने बता दिया कि इतना मिलता है, जीतने का इतना मिलता है, हारने का इतना, कभी हार गए तो उससे कम मिलता है, उसने अपना बात बताया। तो इस सेठ ने क्या किया कि ठीक है, हाँ तुमको हम उससे दुगुना राशि 10,000 रुपये चलो तुमको हम देंगे, तुम यहाँ हार जाओ और 10,000 रुपया तुम आओ हमारे दरवाजे पर, हम तुमको दे देंगे।
ठीक है। पहलवान तो खुशी से भाई फुलाना समा रहा था कि चलो 10,000 हमको मिल जाएगा, हारने इसमें क्या लगा हुआ है। हार जाते हैं। वो सेठ से आराम से पटखनी खा गया और सेठ को जो है कि जीत हासिल हो गई। सेठ को जैसे ही जीत हासिल हो गई तो सारी जो है कि महफिल में एकदम सीटी पड़ने लगा, तालियां पड़ने लगा, तारीफ होने लगा सेठ सा कि भाई बहुत ये है, इतने बड़े पहलवान को हरा दिया, गांव में डंका पिटा गया, सारे लोग इनकी तारीफ कर रहे थे। खेल खत्म हुआ, महफिल समाप्त हुई, सब कोई अपने घर चले गए। जब पहलवान उस सेठ के घर गया अपने जीते हुए पैसों को लेने के लिए, 10,000 रुपये लेने के लिए कि अब हमें मेरा हिस्सा दे दो जो तुमने वादा किया था अखाड़े के मैदान में, तो मालूम है छात्रों उस सेठ ने क्या जवाब दिया? जो जवाब दिया वो कूटनीति को डिफाइन करता है, इसी के लिए मैं ये कहानी कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मालूम है पहलवानी तुम कर रहे थे तो तुम अपना दांव दिखा रहे थे, और मैं सेठ हूँ तब अखाड़ा में मैं अपना दांव दिखा रहा था। पैसा कैसा? किसी चीज़ का पैसा नहीं है। तुमने अपना दांव लगाया, मैंने अपना दांव लगाया, जिसको हारना था हारा, जिसको जीतना था जीता, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। जब सारा लोग भी जान रहा था कि भाई जीत गया है। अगर पहलवान अपनी बात खोलता कि भाई इसमें हम एक शर्त के तहत हम हार गए, तो उसकी ही जग हंसाई होती, उसी को जो है कि लोग थू थू करते। इस डर से वो पहलवान चुपचाप अपना सिर नीचा करके चलता बना और जीत जो है किसकी हो गई? तो सेठ की। अब छात्रों कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ध्यान देने की बात है क्या इस कहानी में क्या चला गया, कौन सी नीति अपनाई गई? तो कूटनीति की नीति अपनाई गई। उस सेठ ने क्या किया? उस पहलवान को उसका लाभ दिखा करके अपना मतलब निकाल लिया, है ना। अपना मतलब जैसे ही निकाल लिया, अब बाद में भले उसका हित हो नहीं, बात की बात है, अपना मतलब नहीं, दांव पेच के जरिए, इसी को हम कूटनीति कहते हैं। तो उम्मीद है इस कहानी के तहत आपने कूटनीति को बहुत अच्छा से समझा होगा, डिप्लोमेसी समझी होगी, राजनीति समझी होगी। तो आगे हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान निर्माण कैसे हुआ, संविधान निर्माण के लिए कौन कौन से प्रक्रियाएं अपनाई गई, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कितना वक्त लगा, इसमें कैसे कैसे प्रक्रियाओं से, ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कि निर्माण प्रक्रिया पूरा हम लोग जानेंगे समझेंगे अगले क्लास में। आज केवल परिचय देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और जितना हो सके मैं आपकी मदद करूँगा पढ़ाई में। आप ध्यान से हमारे वीडियोज़ देखें, गौर करें, और कोई भी दिक्कत परेशानी होने पर आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर अवश्य करें कि और सब भी छात्र इससे लाभान्वित हो सके। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। अगले क्लास में हम लोग फिर इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बहुत देर तक मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत छात्रों।